आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ पे। हमारे साथ डॉक्टर अहमद बिलाल हैं, जो एक सर्टिफाइड साइकोथेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और इनकी सर्टिफिकेशंस बाहर से भी हैं और पाकिस्तान से भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपके साथ मैं वैसे तो करना चाहती हूँ अ फ्यू एपिसोड्स, क्योंकि मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है पूरी दुनिया के अंदर। ये बड़ा सीरियस कंसर्न है, जिसके ऊपर बात तो होती है लेकिन इर्द-गिर्द लोग बात करके निकल जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात ही मेंटल हेल्थ पे करना चाहती हूँ। आखिर मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है? एक्चुअली में मेंटल हेल्थ का मतलब है कि हमारी साइकोलॉजिकल और इमोशनल वेल-बीइंग, और इसके अंदर आता है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या फ़ील करते हैं और हम कैसे बिहेव करते हैं। और जो डेली लाइफ़ के स्ट्रेसेस हैं, हम उनके साथ डील कैसे करते हैं। और वो जैसे स्ट्रेसेस कि वो काम भी हो सकता है, या खुदा न खास्ता किसी की मौत भी हो सकती है, बीमारी भी हो सकती है, डे टू डे लाइफ जो होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जितनी भी डेली लिविंग के अंदर हमारे जो इमोशंस जनरेट हो रहे हैं, हम उनके साथ उनको टैकल कैसे करते हैं। सो ये सब चीज़ें मिल के मेंटल हेल्थ को डिफ़ाइन करती हैं। सही। मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि आज भी मेंटल हेल्थ हमारे यहाँ या इन जनरल दुनिया में एक टैबू टॉपिक है? बिल्कुल है, दुनिया में थोड़ा-सा शायद उसकी रेशो कम है, लेकिन पाकिस्तान में ये अभी भी थोड़ा-सा ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि नंबर 1, कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हम बताएँगे कि हम अच्छा फ़ील नहीं कर रहे, या हम डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं, या हम किसी भी साइकोलॉजिकल इलनेस को डील कर रहे हैं, तो हम बताएँगे तो उन्हें खुद भी एम्बैरेसमेंट होती है, और उन्हें ये लगता है कि लोग उनको स्टिग्मेटाइज़ करेंगे। भई, आप तो नहीं इस तरह की वर्ड्स यूज़ करते, लेकिन मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि जब भी मैंने किसी को कहा है कि जी फलाँ अगर डिप्रेशन में है, या अगर कोई बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी का इश्यू है, या पढ़ाई में बड़े किसी यंग बच्चे को मसाइल हो रहे हैं, या किसी एडल्ट को ज़िंदगी जीने में मुश्किल हो रही है, जी उनको थेरेपिस्ट के पास लेके जाएँ, माहिर नफ्सियात के पास लेके जाएँ, तो फ़ौरन एक ही बात आती है कि आय हाय! हमारा बच्चा पागल तो नहीं है, मेरी बीवी पागल तो नहीं है, मेरा मियाँ पागल तो नहीं है, मेरे अब्बू पागल तो नहीं है। मतलब डिप्रेशन किसी भी एज पे हो सकती है, एंग्ज़ायटी किसी भी एज पे हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग समझते हैं कि उनको लेबल किया जाएगा, और यहाँ पे एक्चुअली में लेबल किया भी जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे 13 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, और उसके अंदर मैंने काफ़ी यंग एज के बच्चों के साथ भी डील किया है, 15 इयर्स ओल्ड, 17, 19, 20। उसके अंदर मेरे पास एक केस आया, और उसके अंदर उन्होंने उसकी माँ ने कहा कि इस बच्चे के बारे में जो भी ये जिससे भी डील कर रहा है, जिस भी डिप्रेशन या एंग्जायटी से, मैं ये बात इनके दोस्तों को नहीं पता चलने देना चाहती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फिर जो उसके दोस्त हैं, वो इससे मिलना छोड़ देंगे। और ज़्यादा इससे जो शॉकिंग बात है ना, वो ये कि अगर उसके दोस्तों के पेरेंट्स को ये बात पता चली, तो वो पेरेंट्स अपने बच्चों से कहेंगे कि आपने इस बच्चे से दूर रहना है। भई, मैं खुद एक माँ हूँ, और हमज़ा माशाल्लाह 19 साल का हो गया, आपको पता है। आपका हमज़ा के साथ भी बड़ा इंटरेक्शन रहा है ओवर द इयर्स। और वही वाली बात है कि उसी के ही ग्रुप के अंदर एक ऐसा बच्चा है जिसको थोड़ा-सा इश्यू आ रहा था सुसाइडल थॉट्स वगैरह का। उसकी अम्मी से मैंने बात की, तो उसने मुझे आगे से कहा कि बिल्कुल भी नहीं जुगन, मैंने बिल्कुल इसको किसी तरह हम घर पे ही इसका इलाज कर लेंगे। मैंने कहा ये वो वाली बात है कि अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो तो आप घर में उसको कीमोथेरेपी लगानी शुरू कर दें, खुद ही अपना नुस्खा बना के। आप नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर तो मैंने कहा क्यों नहीं? कहती है जुगन, सब मिलना छोड़ देंगे इस बच्चे से, मतलब वही वाली बात कि दोस्तियाँ छोड़ देंगे। और एक बात तो है कि हमारे यहाँ ये वाली सोच है कि आय हाय! ये बच्चा तो नॉर्मल है बेटा, आपने इससे नहीं मिलना। हुँ, तो ऑब्वियसली जो बंदा ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है और ऑलरेडी एक टफ टाइम से गुज़र रहा है, उसको आप मज़ीद तकलीफ में डाल रहे हैं आइसोलेट करके। बिल्कुल। एक्चुअली में ना, साइकोलॉजी में 2 तरह के इंसान प्रॉब्लम्स को डील कर रहा होता है। एक न्यूरोसिस को, जो डेली लिविंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें एंग्ज़ायटी है, या डिप्रेशन है, या सुसाइडल थिंकिंग है, या पैनिक अटैक्स हैं, या सेल्फ हार्म की थॉट्स हैं। और एक उस तरह की दूसरी कैटेगरी आती है जिसमें साइकोसिस आता है, जिसके अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है, या पैरानोया हो सकता है। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो साइकोसिस से जो लोग डील कर रहे हैं, उनको एक स्पेशलाइज़्ड एनवायरनमेंट में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन जो न्यूरोसिस को डील कर रहा है ना, जिससे वो सफ़र कर रहा है, उनके साथ डील करना, उनको डेली लिविंग के अंदर ही उनको डील करने के कुछ तरीके बताने चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो पेरेंट्स के ऊपर और सोसाइटी के अंदर जो मोस्टली मैच्योर लोग हैं, उनके ऊपर आती है। नहीं, अगर ये बात करें तो मुझे बताएँ कि कोई अर्ली साइन्स, कोई ऐसी इंडिकेशंस जो घर वाले या इर्द-गिर्द वाले नोटिस करें, जिससे उनको एहसास हो कि भई ये बंदा जो है वो ज़हनी तौर पे मेंटली स्ट्रगल कर रहा है, इमोशनली स्ट्रगल कर रहा है। इसमें सबसे पहला तो ये आता है कि अगर वो अलूफ़नेस की तरफ जाता है, कोई भी इंसान, वो बच्चा है या बड़ा,
और उसका पहले ये पैटर्न नहीं था। वो पहले सोशलाइज करता है, लुक लोगों मत से मिलता है समझाइए जरा डॉक्टर साहब। कि वो अकेला रहने को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देता है। मतलब वो कमरे में अपने आप को अलहदा रहना चाहता है, वो अपने काम से काम रखना चाहता है और वो ज़्यादा लोगों से मिलना-जुलना नहीं चाहता, वो उससे कहीं पे गेट टुगेदर्स पे नहीं जाना चाहता। दूसरा साइन ये है कि जब वो एन्जॉयमेंट फ़ील करना छोड़ देते हैं, जो वो पहले करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि फैमिली के साथ अगर सारे बाहर जा रहे हैं आउटिंग पे हल्ला गुल्ला एंजॉय, अब ये बच्चा जो है या ये इन शख्स जो है चाहे वो माँ क्यों ना हो उस फैमिली की, चुप चुप रहना शुरू हो गई है, बात नहीं कर रही, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रही। इवन स्पोर्ट्स में भी जो बच्चे स्पोर्ट्स को मैंने उन्हें खेलते हुए देखा और उन्हें एक्टिव देखा स्पोर्ट्स के अंदर, जब वो एंजाइटी या डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, वो स्पोर्ट्स खेलना छोड़ देंगे, वो जिम जाना छोड़ देंगे। सो ये दूसरा साइन है मेजर। तीसरा इसके अंदर साइन ये है कि कहीं ना कहीं उनके मूड वेरिएशंस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल उन्हें अचानक गुस्सा आना, पहले अगर वो गुस्सा नहीं करते तो उस फेज के अंदर उनको गुस्सा ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, उन्हें इरिटेशन ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी, वो ज़्यादा सैड रहना शुरू हो जाएंगे, उनका कोई भी काम करने को दिल नहीं करेगा और जो सबसे बड़ा सिम्पटम है वो ये कि उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, लाइक उसका पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा और जो ईटिंग पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ये कुछ मेजर सिम्पटम्स हैं, अगर ये नज़र आते हैं तो पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को नॉन सीरियस ना लें, बल्कि इसके बारे में कोई स्टेप लें। अब ये वाली बात सिर्फ बच्चों को नहीं अप्लाई करती, ये बात मियाँ बीवी को भी अप्लाई करती है कि अगर हस्बैंड ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बीवी में डिफरेंसेस आ रहे हैं, बीवी मियाँ में कर रही है। आपने नोटिस किया कि कितने बुजुर्ग ऐसे होते हैं बच्चे, मतलब जब बच्चे उनके 30-40 इयर्स के हो जाते हैं और पेरेंट्स जो हैं वो 60-65-70 के, सडनली उनका किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता, वो रूखे रूखे से हो जाते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज बदल जाती हैं। तो लोग कहते हैं कि ओल्ड एज है ये, जबकि पर्सनैलिटी तो नहीं ओल्ड एज से बदलती है आपकी। बिल्कुल, ये मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज है। ये किसी भी एज में इंसान डिप्रेशन में जा सकता है, किसी भी एज में इंसान एंग्ज़ायटी को एक्सपीरियंस कर सकता है, किसी भी एज में इंसान अलहदा रहना मतलब सोशल अलूफनेस या सोशल आइसोलेशन का शिकार हो सकता है। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि अगर ये चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक तो खुद बंदा महसूस कर रहा है वो बोल देता है, अगर वो नहीं भी बोल रहा तो आपने ऑब्जर्व किया, हुँ। अब प्रोफेशनल हेल्प क्यों जरूरी है? बड़े लोग, जैसे मैंने आपको कहा ना कि मेरी सहेली ने कहा कि मैं हम खुद ही संभाल लेंगे। अब एक बच्चे को सुसाइडल सोचें आ रही हैं या एक किसी बड़े को लग रहा है कि उसकी जिंदगी मुक गई है और वो अपने आप को कुछ नुकसान पहुंचा देगा, तो घर वाले उसको कैसे संभालेंगे? प्रोफेशनल हेल्प की अहमियत, अच्छा, मतलब 13 साल जो आपने ज़िंदगी के यहाँ लगा दिए, पढ़ के, लिख के, पीएचडी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, साथ में आपने बाहर से भी डिग्री हासिल की, तो अगर घर पे ही सँभाल सकते हैं, तो आपकी क्या ज़रूरत? हाँ, फिर आप पॉइंट समझ रहे हैं? एक्चुअली में ना सिर्फ़ ये बात यहाँ पे नहीं रुकती, इससे थोड़ा-सा एक स्टेप आगे भी जाती है। उसकी वजह क्या है? वो कहते हैं ना कि नीम हकीम खतरा जान। यहाँ पे बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनको साइकोलॉजी की एबीसी नहीं आती। उन्होंने साइकोलॉजी एज़ ए सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो थेरेपी की सर्टिफ़िकेशन लेके एज़ ए थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताएँ कि अगर किसी ने ये नहीं पढ़ा कि मतलब हार्मोन्स की चेंजेज़ क्या होती हैं? अगर किसी ने ये नहीं पढ़ा कि ये इसकी साइकी कैसे चेंज होती है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर वो किसी साइकियाट्रिक मेडिकेशन के ऊपर भी है, तो वो साइकियाट्रिक मेडिकेशन का उसके मूड के ऊपर क्या असर पड़ता है, तो वो बात कैसे समझा सकता है? मतलब उसकी थेरेपी या उसकी काउंसलिंग कैसे हो सकती है? हम सिर्फ थेरेपी की सर्टिफिकेशन के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते और हम ये कहें कि हम एक अच्छे थेरेपिस्ट बन गए हैं। मैं वापस आपके क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ कि क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है, देखें हम अपने फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के लिए भी तो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। हमें बहुत छोटी-छोटी बेसिक बीमारियों के लिए, वो नज़ला ज़ुकाम भी हो या हमें पाँव में दर्द भी हो रही हो, तो हम डॉक्टर से मेडिकेशन लेते हैं। रुजू तो करते हैं बात। हम एक साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हुए क्यों हेजिटेट फ़ील करते हैं? भई अगर दिमाग में रसौली हो तो फ़ौरन न्यूरोलॉजिस्ट के पास भागते हैं कि भई हमारे दिमाग में कोई ट्यूमर या रसौली बन गई है तो उसका क्या करना है? हुँ। टेंशन हो जाती है। अब दिमागी तवाज़ुन आपका, बैलेंस ख़राब हो गया दिमाग का जो आपके पूरे जिस्म को चलाता है, तो आपका तो भट्टा बैठ जाएगा। बिल सो प्रोफेशनल हेल्प इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। और आज इस वीडियो को बनाने का और ये जो हम एक जर्नी शुरू करने वाले हैं डॉक्टर साहब और मैं, जिस पे जैसे अभी हार्मोन्स की बात करी, अब प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम है जो बड़ा टफ होता है, हुँ। जिस पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो यही बनाएंगे कि भाई प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए और हुँ। प्रेगनेंसी के बाद। पूरी दुनिया पोस्टमार्टम डिप्रेशन की बात करती है, यहाँ पे अगर औरत को डिप्रेशन हो जाए बच्चा पैदा करने के बाद तो उसको बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं लोग, बुरी माँ बुलाना शुरू कर देते हैं, हुँ। सो मरे हुए को मजीद मार देते हैं। तो आप अगर मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने की बात करें, एज माई लास्ट क्वेश्चन, एज अ प्रोफेशनल, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, आप अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रखते हैं एज टिप्स फॉर आवर व्यूअर्स?
एक बात तो मैं तमाम व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि कुछ अरसा पहले मैं कुछ आर्टिकल्स भी लिखा करता था न्यूज़पेपर हाँ में। जी। तो उसके अंदर मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था इवन अ साइकोलॉजिस्ट नीड्स अ साइकोलॉजिस्ट। मैंने पढ़ा था आपका ये आर्टिकल और बहुत ही और वो वायरल हुआ था उस टाइम पे। और मुझे डिफरेंट जगहों से लोगों ने, साइकोलॉजिस्ट ने भी, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स ने भी, और डिफरेंट लोगों ने मुझे विद इन कंट्री और आउटसाइड कंट्री भी लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था, क्योंकि वहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखा हुआ था। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि मैं अपनी इन चीज़ों का कैसे ख्याल रखता हूँ, तो मैं सिर्फ ये आर्टिकल मैंने लिखा नहीं था, मैं इसको पे बिलीव भी करता हूँ। मैं साइकोलॉजिस्ट होते हुए मैं खुद भी एक साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करता हूँ। अच्छा, ठीक है। नंबर 2 ये कि मैंने 4 चीज़ें अपनी बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं ना इंसान के, वो बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 स्लीपिंग पैटर्न, ठीक है। नंबर 2 ईटिंग पैटर्न, नंबर जिसके अंदर टाइमली ईटिंग आता है, नंबर 3 फिज़िकल एक्सरसाइज़, और नंबर 4 सोशलाइज़ेशन। जब तक ये 4 चीज़ें आपकी बुनियादी तौर पे ठीक नहीं हैं, आप सोचें कि आप रात को, जो मैंने 10 बजे सोना है और मैं रात को 2 बजे सोता हूँ, और जो मैंने सुबह 7 बजे उठना है या 6 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, वो मैं आराम से 11-12 बजे उठता हूँ, तो मेरे अंदर इरिटेशन स्टार्ट होगी, मेरे मूड के अंदर इरिटेशन आएगी। मैं क्रैंकी बिहेवियर की तरफ जाऊँगा। इसीलिए तो पेरी मेनोपॉज़ और मेनोपॉज़ में ख़वातीन, इस पे भी हम एक दिन ज़रूर करेंगे डॉक्टर साहब प्रोग्राम, क्योंकि पेरी मेनोपॉज़ पे बहुत बात हो रही है आजकल, अल्लाह का शुक्र है। वो जो एक मेनोपॉज़ से पहले वाला पीरियड होता है ख़वातीन का, अब उसमें जब इम्बैलेंस आ रहा होता है हार्मोन्स का, आपको नींद नहीं आती। जो बंदा नहीं सोएगा सारी-सारी रात, चाहे वो रात को 8 बजे भी लेट जाए और सारी रात वो जाग रहा है या टूट-टूट के उसको नींद आ रही है, तो क्या को उसने अगले दिन फंक्शन करना है? उसको तो अपनी ज़ात से नफ़रत हो रही होगी, इर्द-गिर्द वाले तो एक सेकेंडरी बात है। आप ये देखेंगे, मतलब हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि उसके अंदर इंसान को टाइम नहीं मिलता। और असल में ना इंसान ने ये समझना शुरू कर दिया है कि मैं जितनी देर ज़्यादा जागता रहूँगा, उतना ज़्यादा काम करता रहूँगा और उतना ज़्यादा अच्छा खुश रहूँगा, उतना खुश भी रहूँगा और उतना अच्छा परफ़ॉर्म भी करता रहूँगा, जबकि ऐसा नहीं है। इंसान की बॉडी ने एक सर्टेन टाइम का रेस्ट भी लेना है, इंसान की बॉडी ने एक सर्टेन टाइम का खाना भी खाना है। मैंने इतने डिपार्टमेंट्स को भी डील किया हुआ है। मैंने इवन जुडिशियल अकेडमी में ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर जुडिशियल अकेडमी में, मैंने प्रोसिक्यूशन अकेडमी में, मैंने इवन जो गवर्नमेंट सेक्टर के इदारे हैं ट्रेनिंग्स के, वहाँ पे वो मुझे एज़ ए साइकोलॉजिस्ट इनवाइट करते हैं, और मैं वहाँ पे इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात कर रहा होता हूँ कि ये जो बुनियादी चीज़ें हैं ना, इनको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही। और यही हमारा आज का आप लोगों को पैगाम है कि देखें वो चीज़ें करें जो इन्होंने कही, अपनी सोशलाइज़ेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी नींद पूरी करें, अच्छी खुराक लें, वर्जिश करें। ये चीज़ें आपने कोशिश करनी है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। अगर उसके बावजूद भी आपकी ज़िंदगी नॉर्मैलिसी की तरफ नहीं जा रही, आप ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब्ड हैं, तो खुद हेल्प लें। अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपके इर्द-गिर्द का बंदा जो है उसको मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हो रहे हैं, तो देखें, अल्लाह ना करे अगर अम्मी-अब्बू घर वाला कोई बीमार होगा तो डॉक्टर पे लेके जाएँगे ना। तो जो माहिर नफ्सियात है, वो दिमाग का डॉक्टर है, तो उसके पास लेके जाएँ ताकि राइट टाइम पे जल्दी उनका इलाज हो और जल्दी वो रिकवरी की तरफ जाएँ। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे मुल्क का हर बच्चा, बच्ची, बड़ा, बुज़ुर्ग, हर इंसान जो है एक खुशहाल, सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है आपकी नज़र में। ख़याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।